हेलो मेरे कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सुपर साइंस जोन में। तो हम लोग बच्चों आज क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग फिर से साइंस की बात करने वाले हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग लेंस को पढ़ रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग लेंस को पढ़ रहे हैं। लेंस की हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इस टॉपिक में बच्चों, हम लोग पूरा एक बार चैप्टर के बारे में पढ़ लिए, क्या क्या हमको पढ़ना है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब खींचने के नियम। पूरा हम लोग लेंस की परिभाषा पढ़ लिए, लेंस कितने प्रकार के होते हैं पढ़ लिए, लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति क्या होती है पढ़ लिए, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं पढ़ लिए, उसमें वक्रता केंद्र पढ़े, प्रकाशिक केंद्र वो तो दर्पण में था। और हम लोगों ने प्रथम फोकस पढ़ा, द्वितीय फोकस पढ़ा, फोकस दूरी पढ़ लिए हम लोग। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या पढ़ चुके, हम लोग फोकस तल को पढ़े, मुख्य अक्ष को पढ़ लिए। हम लोगों ने पढ़ लिया किरण आरेख कैसे खींचा जाता है। क्या हम लोग पढ़े थे कि जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है अगर कोई किरण लेंस में, तो कहां से बच्चों, फोकस से होकर निकल जाती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई अगर कहां से, फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरी किरण की हम बात किए थे कि जब कोई प्रकाश की किरण अगर प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है तो अपवर्तन के पश्चात पुनः प्रकाशिक केंद्र से होकर निकल जाएगी। तीन किरण हम लोगों ने पढ़ा था। तीन किरण से ही मिलकर के क्या बनता है, पूरे किरण आरेख कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन बच्चों एक बार एक किरण आरेख बनाने के लिए केवल दो ही किरण की जरूरत पड़ती है। जो तीनों नियम पढ़े हैं ना उसमें केवल दो ही, या फिर ये पहला या फिर दूसरा या फिर तीसरा। सही है। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तल। आपको क्या बता चुके हैं, जो काम बच्चों अवतल दर्पण करता था, जो गुण अवतल दर्पण के होते थे वही गुण उत्तल लेंस के होते हैं, और जो गुण उत्तल दर्पण का होता था वही गुण हमारा अवतल लेंस का होता है। समझ पा चुके हैं ना। ये दोनों चीजें आपके माइंड में सेट करके रखना है। अगर हम बात करेंगे अवतल दर्पण की तो आपको ध्यान रखना, अच्छा मतलब सर उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं। आज जब हम सब बात करेंगे उत्तल लेंस की तो आपको वही सोचना है, इसका मतलब सर अवतल दर्पण वाली की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। जब हम लोग उत्तल लेंस में अवतल लेंस में पढ़ेंगे इसका मतलब सर आप उत्तल दर्पण की कंडीशन को बताने जा रहे हैं। बिल्कुल सही, आप सही सोच रहे हैं। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग शुरू करेंगे आज उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम। उससे पहले बच्चों फिर वही काम आप बोलेंगे, सर आप बोलते हैं, बिल्कुल बच्चों बताना, क्योंकि आप एक रेलगाड़ी के इंजन की तरह होते हैं। हमारे पूरे भारतवासी रेलगाड़ी की इंजन की तरह हैं। जब तक आपको बताना नहीं पड़ता, जब तक मतलब आपको जगाना नहीं पड़ता, तब तक आप सोए हुए रहते हैं। एक वीडियो बच्चों हम अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है, आपको उससे बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। उसमें हमने एक छोटी सी कहानी बताई है, बहुत अच्छी कहानी बताए हैं, आपकी लाइफ बदल जाएगी। बहुत अच्छा वीडियो, आप जाके देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो। लेकिन हम लोग टॉपिक शुरू करने से पहले बच्चों आप फिर से वही काम करना है। अगर बच्चों आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अभी तक अगर इस वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो बच्चों आप लाइक कर दीजिए। लाइक करने से कुछ भी नहीं होने वाला है आपका। और अगर अभी तक अपने आप मित्रों के साथ बच्चों शेयर नहीं किए हैं तो आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। अब हम लोग टाइम को खराब ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, शुरू करते हैं। हेडिंग बनाएंगे मेरे साथ, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम। इसका मतलब सर उत्तल लेंस मतलब अवतल दर्पण। बिल्कुल बच्चों सेम वही नहीं है, लेकिन उसी की सारी कंडीशन को ये फॉलो करता है। तब सर वहां भी 6 कंडीशन बना था, क्या यहां भी 6 बनने वाला है? बिल्कुल सही आपने बोला है। आप जो भी बोलते हैं हम सब सुन लेते हैं, क्योंकि आपकी बातें मेरे दिल से जुड़ी होती हैं। आप अगर जो बोलेंगे ईमानदारी से बोलेंगे, अगर सच में अगर सही बोलेंगे तो हमें सुनाई जरूर देता है, भले हम लाइव नहीं पढ़ा रहे हैं। बहुत ही जल्द हम लाइव करने वाले हैं, उसी की सारा सिस्टम बन रहा है। जैसे ही लाइव हो जाएगा तो पढ़ने में फिर बहुत ही मजा आने वाला है। फिर डायरेक्ट हम लोग, भले आप नहीं दिखेंगे लेकिन फिर आप पूरी फीलिंग वही आएगी, आपको हम देख रहे हैं। चलिए फिर हम लोग ज्यादा बात न करते, सीधे अपने टॉपिक पर शुरू करेंगे बच्चों। उत्तल लेंस द्वारा शुरू, हेडिंग डालेंगे उत्तल लेंस द्वारा। आज ये कंप्लीट ही कर देंगे न्यूमेरिकल सहित। आज सब कुछ हम लोग पहले उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम पढ़ेंगे, फिर अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम पढ़ेंगे, फिर हम लोग चिन्ह परिपाटी को पढ़ेंगे, फिर हम लोग फार्मूला को पढ़ेंगे। लेंस का फार्मूला क्या होता है, साइन कन्वेंशन। फिर इसके उपयोग स्पर्श करके कैसे जानेंगे, इसको कैसे छू कर जानेंगे, और इसको फिर हम लोग उपयोग पढ़ने के बाद सीधे हम लोग न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे। आज का टॉपिक ही मतलब आज ये चैप्टर 2 वीडियो में पूरा आपका लेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम लोग मानव
नेत्र को शुरू करेंगे। वो भी 1-2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग सीधे आ जाएंगे अपने उस टॉपिक पर जिसका आपको इंतजार था, मतलब चुंबकीय प्रभाव। फिर हम लोग केमिस्ट्री शुरू कर देंगे। सब कुछ हो जाएगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं, धैर्य के साथ बस वीडियो देखते जाना है, नोट्स करते जाना है, और जो चीज़ की समस्या होगी बिल्कुल कमेंट करते जाना है। कमेंट आप प्लीज़ करिए। आप क्यों कमेंट नहीं करते? हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। एक बच्चों का हम रिप्लाई देते हैं कमेंट। सोचिए आप किया करिए, फर्क नहीं पड़ता आप अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं मेरे लिए बहुत उसकी वैल्यू है। ठीक है, कमेंट से ही हमें आपकी फीलिंग को पता कर पाते हैं, क्योंकि बच्चों लाइव तो नहीं हो पा रहा है, तो कमेंट से ही पता चलता है आपके रिएक्शन क्या है, आपके एक्शन क्या है, आप हमसे क्या चाहते हैं, हमारे पढ़ाना आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसी वीडियो लग रही है, क्या हम आपके लिए इतना थोड़ा सा हेल्प कर पा रहे हैं आपकी कि नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ हमको कमेंट से ही और लाइक से फील हो पाता है। तो आप इस फीलिंग को जरूर शेयर करिए, उम्मीद है आप जरूर करेंगे। चलिए, तो उत्तल लेंस द्वारा, मेरे साथ बच्चों आप हेडिंग बनाएंगे, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम, खींचने के नियम। चलिए, तो आज हम लोग पहला शुरू करेंगे। चलिए, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम शुरू करें। प्रतिबिंब खींचने के नियम या उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। सबसे बच्चों इसमें पहली कंडीशन होती है, जब वस्तु, वही वाली जो दर्पण में था, अनंत पर रखी हो। कहाँ रखी हो? जब वस्तु अनंत पर हो। चलिए, आइए पहले एक बार हम आपको मोटा मोटा इसका पूरा रूपरेखा समझा देते हैं, जैसे हम लोग दर्पण में समझे थे, तभी तो आप अच्छे से फिर सब अलग अलग करके डिफाइन करेंगे। 6 कंडीशन को बताएंगे बच्चे, सब कुछ। देखिए, छोड़ने वाले हम कुछ नहीं है, और ये नहीं कि स्किप कुछ चीज़ें कर देंगे। हर चीज़ जो जो आपके दिल और दिमाग में क्वेश्चन आएगा, हर क्वेश्चन हमारे द्वारा बताया जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। कुछ छोड़ने वाले नहीं है। हम ऐसा खुद ही पढ़ाने का कोशिश करते हैं आपके मन में कुछ डाउट ना हो। अगर फिर भी अगर बच्चों हो सकता है आपको डाउट होगा, कोई बात नहीं है, हो सकता है आप अभी उतना ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे आप पढ़े हैं, उतना अच्छे से आपका कंसेप्ट न क्लियर हो, तो आप जरूर मेंशन पूछा करिए हमसे, कोई दिक्कत नहीं, हम सब कुछ बताएं। जो बच्चे पूछते हैं अपने कोचिंग में, जरूर हम उनको हर चीज़ बताते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक बार पहले हम लोग मोटा मोटा यहाँ आप समझ लीजिए बच्चों मेरे साथ, तो आपके माइंड में पूरा हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ऐसे बनेगा, जब हम बनाते जाएंगे तो आपको समस्या नहीं होने वाली है। देखिए, ये बच्चों उत्तल लेंस है, ये देखिएगा, हम आपको बता चुके हैं, यहाँ पे प्रथम फोकस होता है, ये यहाँ पे द्वितीय फोकस, इधर भी सेम, इसको हम F2 नाम दे देते हैं, इसको 2F2। प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस। लेंस है ना, बताए थे, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो 2 गोलीय पृष्ठों अथवा एक पृष्ठ से घिरी हुई आकृति होती है, उसे क्या कहते हैं? लेंस। पारदर्शी मतलब जिसमें इस पार से उस पार दिख जाए, तो इसमें इस पार से उस पार क्या हो रहा है? दिख जा रहा है। जब दिख रहा है तो इसका मतलब इधर भी बन सकता है और इधर भी, जो चीजें इधर, ये चीजें इधर। इसका मतलब सर ये यहाँ पे क्या होगा? प्रकाशिक केंद्र होगा। कल बता चुके थे कि मुख्य अक्ष पर जो बिंदु होता है, जब कोई प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए उससे सीधे निकल जाती है तो क्या होता है? वही हमारा प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। तो देखिए, इसको कुछ लोग सी से भी प्रदर्शित करते हैं, कुछ लोग ओ से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसका इंग्लिश में नाम होता है ऑप्टिकल सेंटर, इसीलिए लोग इसको ओ से डिनोट। कुछ बुकों में ओ है, कहीं सी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिनोट से क्या मतलब है, आप किससे कर देंगे, बस प्रकाशिक केंद्र पता होना चाहिए। ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है सी से। आइए आगे चलें। अब देखिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण अनंत पर रखा है, बच्चों अनंत कहाँ होता है सर? अनंत वहाँ होता है जहाँ चीजें हमको नहीं दिखती हैं, मतलब आपसे बहुत दूर रखी गई हैं, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, क्लियरफाई नहीं है, मतलब क्लियर नहीं दिख रहा है, वही हमारा अनंत होता है। तो अनंत इसका मतलब कि 2F के आगे सर कहीं हो सकता है, बिल्कुल सही, कहीं भी हो सकता है। वो चाहे कहाँ, जहाँ तक थोड़ा थोड़ा लग रहा है कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ वस्तु रखी गई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अब देखिए, जब आपकी वस्तु बच्चों अनंत पर रखी जाती है तो इसका मतलब वस्तु यहां रखी गई है। ठीक, अब इसके बाद मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, अब क्या होगा सर? आप बता चुके हैं 3 कंडीशन,
पिछली वीडियो में बता चुके हैं, जाके देखिए। आप लोग सारी वीडियो को एकदम अच्छे से देखिए। मजा तभी आएगा जब आप सब कुछ एकदम मेरे साथ एकदम जुड़ के एकदम देखिए एक ही टीचर पे, जिस पे आपको अच्छा लगता हो, आप एक पर विश्वास करिए बच्चों, आप उसी का बस मंजिल आपको पहुंच जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कभी यहाँ कभी वहाँ ऐसे ऐसे अगर आप उछल कूद भाग करते रहेंगे ना, तो ना आप इधर के हो पाएंगे ना उधर के, आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। एक टीचर को फॉलो करिए और आप जैसा भी वो पढ़ा रहा है, जरूर आपको, हर टीचर अपने आप में अच्छा ही पढ़ाता है जो भी पढ़ाता है, क्योंकि यहाँ बच्चों कहना अलग बात है, पढ़ाना बहुत अलग बात हो जाती है। तो कोई भी टीचर अच्छा मतलब अपने तरफ से नहीं कोशिश करता कि हम खराब पढ़ाएं, हर कोई बहुत अच्छा पढ़ाता है, बहुत मेहनत करने के बाद लोग यहाँ पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि ऐसे आए कोई पढ़ा दिए, नहीं। तो अगर आप किसी से फॉलो कर रहे हैं, एक टीचर को फॉलो करिए, आप उसी को एकदम तन मन धन पूरे एकदम अच्छे से करिए, 100% आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और कभी इसका कभी उसका तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा और फिर आप दिक्कत हो जाएगी। चलिए तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण। अब जो बच्चों यहां से जो किरण जाती है, हमेशा वो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। ऐसा ही तो होता है ना। लेकिन अब हम लोग अनंत की बात कर रहे हैं, तो अनंत तो हमें दिखाई नहीं देगा, तो ये यहां से नहीं जाएगी, ठीक है ना। अब अनंत की जब बात कर रहे हैं, तो अनंत तो पता नहीं कहां होता है, तो इसका मतलब सर कहां से जाएगी? अब जो किरण ये फोकस से जाएगी, देखिएगा जो किरण कहां जाएगी? फोकस से जाएगी। तो अब फोकस से जो भी किरण जाती है, दूसरा कंडीशन जो हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े हैं, जो फोकस से जाएगी तो जाने के बाद क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। सही है। तो लेकिन सर दूसरी किरण बच्चों वक्रता केंद्र से जाएगी, और वक्रता केंद्र से जो किरण जाती है वो हमेशा क्या होता है? वक्रता केंद्र से ही अपवर्तन के पश्चात पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इसका मतलब ये है, जहां ये दोनों किरणें काटेंगी वहीं इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। कुछ बुकों में ऐसे भी दिया है, कहीं कहीं बच्चों ऐसे भी दिया है, अभी हम बता रहे हैं, ये देखिएगा, क्योंकि वो समझता है, कुछ बुक वाले मतलब वो समझते हैं कि शायद हमको ये अनंत नहीं दिख रहा है, तो क्या होगा? जब अनंत नहीं दिख रहा होता है तो ये किरणें ऐसे ऐसे चलती हैं, मतलब चल रही हैं और एक बिंदु पे क्या है? ये मिल रही हैं, ये ऐसे कुछ जगह ऐसे दिया है, तो उसका भी प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चों? फोकस पर बनता है, ये यहीं बनता है। तो दोनों चीजें सही है, कहीं भी हो जाएगा। अब देखिए, ये तो पहला कंडीशन हो गया, आप समझ चुके होंगे कि जब वस्तु कहाँ रखी? अनंत पर रखी हो तो क्या होगा? ये देखिए किरणें कहीं से आ रही हैं, अनंत से आ रही, हमको नहीं पता कहाँ से आ रही, अनंत क्योंकि बहुत दूर है। अनंत क्या है? बहुत दूर है, 2f के भी आगे है, तो ये आ रही हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद हम आपको पढ़ा चुके हैं, कौन सा लेंस है बच्चों? उत्तल लेंस, मतलब सर अभिसारी लेंस, ये किरणों को कन्वर्ज कर देता है। तो ये अपने जब यहाँ आई तो यहाँ इसकी प्रॉपर्टी के कारण ये क्या हो गई? एक जगह सारी किरणें इकट्ठा हो गई, तो यहीं पे क्या बना? इसका प्रतिबिंब बना। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। क्यों सर छोटा बनेगा? क्योंकि बच्चों वस्तु ना बहुत दूर रखी गई है, और जब वस्तु ही बहुत दूर है तो प्रतिबिंब भी बहुत दूर बनेगा। तो इसका मतलब प्रतिबिंब छोटा सा बिंदु आकार बनेगा, हमको थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा बस, तो यही कारण होता है। तो अब देख लिए ना, तो जब आपकी वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब फोकस पर होगा, क्योंकि इधर सबसे पहले क्या मिलेगा? फोकस ही मिलेगा। ये तो पहली कंडीशन हो गई। अब वास्तविक उल्टा छोटा, यही तो दर्पण में पढ़े थे हम लोग अवतल में, सेम उसी का उल्टा ही तो है, जो अवतल दर्पण वही उत्तल। चीजें समझ में आ रही है ना? बिल्कुल ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे से आ रहे हैं बच्चे, आप सब बहुत होशियार बच्चे हैं, इसे भी हमें पता है। चलिए दूसरा कंडीशन, दूसरा बताएं। देखिए अब इसी फिगर में बताते हैं, देखिएगा दूसरा। बस ऐसे ही बच्चों अगर आप पढ़ते रहेंगे, देखिएगा आपको कोई भी पीछे करने वाला नहीं मिल पाएगा। आप सब बहुत अच्छा करके आएंगे, जिस दिन आपके हाथ में पेपर मिलेगा तब आपको कितनी खुशी मिलेगी। आप आएंगे तो फिर हमको खुद ही आप बताएंगे, तब हम आपसे नहीं पूछेंगे, आप खुद ही हमें बताएंगे बिना पूछे कि सर एकदम पूरा हम लोग एकदम आग लगा दिए पेपर में। पेपर में मत आग लगाना, ये गलती मत करिएगा, नहीं सब जल जाएगा। देखिए ये देखिए अब क्या होगा? दूसरा कंडीशन, जब हमारी वस्तु कहाँ रखी हुई? अनंत और 2f के बीच में रख। पहले एक बार समझ लेते हैं, फिर एक एक को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जब हमारा वस्तु या इनफाइनाइट तथा 2f के बीच में रखा होगा, अब हम लोग अभी अनंत पर था, ये तो अनंत था, अब अनंत और इनफाइनाइट के बीच में होगा, तो क्या होगा? अब ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और जाने के बाद कहाँ लौट जाएगा? फोकस से चला जाएगा। और दूसरी किरण बच्चों कहाँ से जाएगा? ये आपका प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, और यहाँ से जाने के बाद ये ऐसे चली जाएगी। अब आपका प्रतिबिंब
कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। बहुत आसान है यार, बहुत सिंपल है, कुछ इसमें रखा ही नहीं है। ये तो दर्पण से भी आसान है, तभी तो बोल रहे हैं। आपने अगर दर्पण कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लेंस में कुछ नहीं रखा है, बस ये है कि यहाँ वहाँ परावर्तन होने के बाद लौट आता था, यहाँ बच्चों अपवर्तन है। तो अपवर्तन में क्या होती है, दो माध्यम में, अपवर्तन चैप्टर पढ़ चुके हैं ना, दो माध्यम में आपकी प्रकाश किरण जाती हैं, मतलब ये आगे चली जाती हैं। लेंस है इसके दोनों तरफ, क्योंकि ये पारदर्शी होता है। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा, तो दूसरा में हो जाएगा, ये जब यहाँ रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके समांतर जाएगी और यहाँ अपवर्तन के बाद फोकस से जाएगी, दूसरा वक्रता केंद्र से जाएगी, मतलब प्रकाशी केंद्र से। सॉरी, जब कभी कभी गलती से वक्रता केंद्र बोल देंगे तो आप उसको न लीजिएगा, उसको प्रकाशी केंद्र ही समझिएगा। प्रकाशी केंद्र से जाएगी, चलिए इसको ओ कर देते हैं तो समझ में आता रहेगा। फिर यहीं से लौट जाएगी। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, क्योंकि फोकस और 2f2 के बीच में। अब इसका मतलब एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा, सर ये जैसे जैसे वस्तु आगे जा रही है तो प्रतिबिंब तो आगे भागता जा रहा है। ऐसा ही होता है। उसमें क्या होता था, उसमें जैसे जैसे ये आगे जाती थी ये इधर चली जाती थी। अब यहाँ जैसे जैसे ये प्रकाशी केंद्र के पास में जाएगा उतना ही ये प्रकाशी केंद्र से दूर चला जाता जाएगा। कब तक जाएगा सर, कब तक जाएगा, जब तक अनंत नहीं आ जाएगा। जैसे अनंत आ गया, अनंत के बाद तो हमको कुछ पता नहीं होता, तब ये फिर से इसके इधर ही बन जाएगा। लास्ट वाली कंडीशन में जो वहाँ पे लास्ट बना था वहाँ यही यहाँ भी बनेगा। ठीक है, आगे चलें। चलिए, ये तो बच्चों हो गया दूसरा कंडीशन। अब हम लोग तीसरा कंडीशन पढ़ते हैं। जब वस्तु हमारा कहाँ रखा होगा, 2f पे रखा होगा। ये कंडीशन बहुत महत्वपूर्ण है, 2f वाली, ये बड़ा थोड़ा सा डाउट हो जाती है। यही एक ऐसी कंडीशन है जब वस्तु बराबर बनता है। कहाँ बनता है, बराबर। जब वस्तु 2f पे रखी होगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात हमेशा फोकस से ही लौट जाएगी। जो भी मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाती है वो हमेशा और हमेशा फोकस से ही जाएगी। लेकिन दूसरी किरण सर, दूसरी किरण यहाँ भी प्रकाशी केंद्र से जाएगी और जाने के बाद ये चली जाएगी। ये जहां मिलेंगे वही इसका प्रतिबिंब बनेगा। जहां दोनों एक दूसरे को काटेंगे, कहां काटे हैं, 2f2। इसका मतलब ये है सर, जो वहां वक्रता केंद्र काम करता था, क्या यहाँ 2f2 करता है। बिल्कुल सही आपने सोचा है, बिल्कुल सही आप सोचे हैं, वही काम करता है। जो दर्पण में वक्रता केंद्र करता था वही लेंस में प्रकाशिक के, मतलब ये यहाँ भी 2f का काम वक्रता केंद्र ही है। मतलब जब वस्तु 2f पर रखी होगी तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 पे बनेगा। 2f1 2f2, जितना दूरी ये बच्चों उतना दूरी ये, जितना यहाँ से दूरी ये उतना दूरी ये दोनों क्या है, यहाँ से सब बराबर ही है। सही है ना। तो अब जब यहाँ पे होगा, समांतर जाएगी किरण, जाने के बाद द्वितीय फोकस से जाएगी, ये प्रथम फोकस से जाएगी, फिर इसके बाद दूसरी किरण क्या हो जाए, प्रकाशी केंद्र से जाएगी और जाने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी। एक दूसरे को ये यहाँ काटेंगे, वहीं प्रतिबिंब कहाँ काट रहे हैं, 2f2 पे काट रहे हैं। इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा, और छोटा तो बनेगा नहीं, अब ये वस्तु के बराबर बनेगा। और क्या बनेगा, उल्टा तो बनेगा ही बनेगा। तो इसका प्रकृति की बात करेंगे, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर। क्लियर है। अब बच्चों देख लीजिए, फिर अब थोड़ा सा और समझा देते हैं इसी में, फिर हम लोग आगे चलते हैं, एक एक को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए अब अगला क्या हो जाएगा, जब आपकी वस्तु कहाँ रखी जाएगी, जब यहाँ रखी जाएगी। जब यहाँ रखी जाएगी बच्चों तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 के आगे बनेगा। अब अगला जब हमारा f1 पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा। यही तो पहले ही हुआ था, जब इनफाइनाइट पर था तो प्रतिबिंब यहाँ था, और जब इनफाइनाइट पर वस्तु हो गया तो प्रतिबिंब कहाँ, इनफाइनाइट पे। अब अंतिम वाला जो महत्वपूर्ण है, जब वस्तु हमारी ये प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में होगा। अब बच्चों क्या होगा, ये तो फोकस से जाएगा, दूसरा भी ऐसे जाएगा, लेकिन ये एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं। तो सर कहाँ काटेंगे, इनको पीछे बढ़ाएंगे। पीछे बढ़ाने पर ये दोनों कहाँ, एक दूसरे को इधर कहीं भी मिल जाएंगे। ये अब कंडीशन वही छठवां है जो दर्पण में होता था। क्या होता है, आभासी और सीधा तथा वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा। देख रहे हैं ना, वस्तु तो इतनी बड़ी है लेकिन प्रतिबिंब इतना बड़ा है, मतलब आभासी बनेगा। क्यों, क्योंकि ये इसी तरफ है। और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, क्योंकि अब उल्टा तो नहीं बन रहा है, अब तो इधर ही बन रहा है, सीधा बनेगा। और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ये लास्ट कंडीशन है। हम लोगों ने उत्तल लेंस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया, समझ में आ गया ना। अब हम लोग चलते हैं डिटेल में। चलिए, तो अब हेडिंग बनाएंगे, फिर हम लोग एक एक को चित्र बना के एकदम अच्छे से आपको समझा देते हैं, फिर लिखवा देते हैं, आप नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, फिर हो गया, फिर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे आगे टॉपिक पर। चलिए, हेडिंग बना लिए ना, जब वस्तु अनंत पर हो। तो जल्दी से फिगर बनाएंगे मेरे साथ।
जब वस्तु अनंत पर हो। चलिए फिगर बनाइए, फिगर बनाएंगे कहाँ, यहाँ बना दें, ठीक है चलिए यहाँ बना देते हैं। ये चित्र बनाइए, देखिएगा ये क्या होगा, ये F1 है, सब बना लीजिए। ये 2F1 है, यहाँ F2 है बच्चों, और ये क्या है 2F2 है। अब देखिए ये किरणें क्या होगा, वस्तु आपका कहाँ रखा है, वस्तु डॉट डॉट कर देते हैं, ये चलिए वस्तु ऐसे कर देते हैं, ये ओ डैश वस्तु है। अब ये क्या होगा, यहाँ से कहीं से जाएंगे, ये जाएंगे, ये भी कहीं से किरण जाएगी, ये भी कहीं से जाएगी, ये भी कहीं से जाएगी, सारी किरणें जा रही हैं। और जब सारी किरणें जा रही हैं, यहाँ जाने के बाद ये बोलेगा कहाँ जा रही हो। अब आपको हम कन्वर्ज कर देंगे, क्योंकि हमारा गुण ही ऐसा है, उत्तल लेंस है। तो ये क्या करेगा, सबको एक स्थान पर क्या करेगा, ला के मिला देगा। जब मिला देगा तो यही क्या बन जाएंगे बच्चों, आपके प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये आपका पहला कंडीशन है। जब कोई प्रकाश किरण, कहाँ लिखेंगे, मेरे साथ लिखना से लिख लेंगे, जब वस्तु अनंत पर रखी होगी, लिखिएगा, जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, लिखेंगे, हम बोल रहे हैं, लिखेंगे बच्चों ज़्यादा समय लगेगा, हम बोल दे रहे हैं, आप वीडियो को रोक रोक के लिख लीजिए, फिलहाल नोट्स भी हम आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो अभी आपको ग्रुप में नोट्स भी डाल दिया जाएगा। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं हाई स्कूल के, 500 बच्चे उसमें हैं बच्चों, आप मैसेज करके हमारे इस नंबर पर आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, 9450523690। आप ये मैसेज करेंगे, आपको बहुत सारे बच्चे एडमिन भी हैं, 8-10 बच्चे आपको जोड़ देंगे, और नहीं तो हम आपको ऐड कर लेंगे। ग्रुप में बहुत सारे पीडीएफ, जो भी निर्देश, जो भी बताया जाता है, सब ग्रुप में बोला जाता है। ग्रुप में केवल एडमिन मैसेज है, ज़्यादा बच्चे मैसेज नहीं कर सकते, बस जो एडमिन है वही कर सकते हैं, ठीक है। इधर उधर फालतू मैसेज जो करते हैं उनको हटा दिया जाता है, नहीं तो ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ग्रुप के कुछ निर्देश हैं, इसलिए आप इस हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हाई स्कूल का बच्चों का ग्रुप है, सब क्लास का अलग अलग ग्रुप है। तो ये देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जब वस्तु कहाँ रखी होगी, अनंत पर रखी होगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात प्रथम फोकस में एक जगह क्या होती है, मिल जाती हैं, जिसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रकृति जरूर लिख लेंगे, प्रकृति महत्वपूर्ण है। प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक, और कैसा होगा, उल्टा, तथा वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, बिंदु आकार का, बहुत छोटा। आप ब्रैकेट में बिंदु आकार भी लिख सकते हैं, ये आपकी प्रकृति हो जाएगी। चलिए जल्दी से बनाइए इसको, ठीक है। आगे चलें, दूसरा नंबर, ठीक है ना, ये यहाँ पे बनेगा। अब द्वितीय फोकस पे हम लोग चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा कंडीशन डालेंगे, दूसरा नंबर, जब वस्तु कहाँ हो, दूसरा हेडिंग डालेंगे, जब वस्तु अनंत तथा, अभी खत्म हो जाएगा बच्चों, बहुत आसान ही है, अनंत तथा 2F1 के बीच में रखी हो, 2F1 के बीच रखी हो, 2F1 के बीच रखी हो, जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच में रखी हो। ये देखिएगा, तो जब वस्तु 2F1 के बीच में रखी हो, तो आइए इसका भी किरण आरेख बना लेते हैं। ये यहाँ पे ये देखिएगा, आप पटरी रोटरी से तो अच्छे से बनाएंगे, हम तो ऐसे ही बना दे रहे हैं। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ये क्या है 2F1, यहाँ क्या है F1, ये आपका क्या है बच्चों, प्रकाशीय केंद्र ओ, आप यहाँ भी बना लेंगे, ये बना लेंगे। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा F2, ये क्या हो जाएगा 2F2, सही है। अब देखिए क्या हो, अनंत तथा 2F के बीच में वस्तु रखी है, बिल्कुल हमने रख दिया। क्या होगा, जब वस्तु ओ डैश नाम दे देते हैं, चलिए ऑब्जेक्ट है नाम दे देते हैं। जब किसी उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच में रखी हो, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर निकल जाती है, निकल गई यहाँ से। अब दूसरी किरण सर कहाँ से जाएगी बच्चों, दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी, और ये जाने के बाद ये यहाँ ऐसे निकल जाएगी। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, थोड़ा सा आप सीधा बनाएंगे बच्चों, आप पेन से बनाएंगे बहुत अच्छा बनेगा, हम तो ऐसे ही ड्रा कर दे रहे हैं रफली में, ये ऐसे, जहाँ एक अपने आप वहीं काटेगा, आप बनाएंगे ना एकदम अपने आप वहीं पे काटेगा। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आगे पीछे नहीं होगा, आप बना के देख लीजिएगा, पटरी से बनाइए अच्छे से बनेगा, हम जो नोट्स देते हैं उसमें बनाए हुए हैं, जब देंगे देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये है, तो क्या हो जाएगा आपका, जब
जब वस्तु कहाँ रखी हो, इनफाइनाइट तथा 2f के बीच में, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात f2 से होकर निकल जाती है। दूसरी किरण क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है और अपवर्तन के पश्चात पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। ये दोनों किरणें जिस स्थान पर, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, वहीं उसका प्रतिबिंब f2 तथा 2f2 के बीच में बने। कितना आसान है यार, ये तो बहुत आसान है। सोचिए, ऐसे ही आपको बता दे रहे हैं, आपको भी ऐसे ही एकदम याद कर लेना है, इसमें रटना नहीं है, बस ऐसे ही समझना है। अभी जब 6 बनाएंगे ना, बनाते बनाते बोलते बोलते आपको भी याद हो जाएगा। एक बार फिर बताएंगे, सुनिएगा अच्छे से। जब वस्तु इनफाइनाइट तथा 2f1 के बीच में रखी होगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती है तथा दूसरी किरण आप चाहें तो आप बच्चों नाम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। O'(B) आप किरण बोलेंगे उसके आगे लिख लेंगे O'(A), O'(B। जब किरण के नाम करेंगे, वस्तु बोलेंगे तो O' लिख लेंगे। तथा दूसरी किरण कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, अपवर्तन के पश्चात पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, उसका प्रतिबिंब f2 तथा 2f2 के बीच में बनेगा। खत्म हो गया। लेकिन सर प्रकृत तो आपने नहीं बताया। बच्चों प्रकृत तो वही होगी, अब क्या होगा, वास्तविक तो होगा, बिल्कुल होगा। उल्टा भी सर होगा, एकदम सही बोल रहे हैं, उल्टा भी होगा। क्या सर, वस्तु से छोटा होगा? बिल्कुल बच्चों छोटा ही होगा। जब तक 2f2 पे नहीं बनेगा उससे पहले छोटा ही होगा। जब 2f2 पे बनेगा तो वस्तु के बराबर बनेगा। जब 2f2 के आगे बनेगा तब वस्तु से बड़ा होता चला जाएगा। बिल्कुल सही, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। इसको बच्चों जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए। फिर हम लोग तीसरी कंडीशन चलते हैं, जब वस्तु 2f पर रखी हो। ठीक है, जब वस्तु 2f पर रखी हो। चलिए आगे चलें। चलिए दूसरा कंडीशन हम लोग तीसरा चलते हैं, हेडिंग डालेंगे। तीसरा कंडीशन, जब वस्तु 2f पर रखी हो, 2f1 कहिए 2f कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें सब एक ही हैं। बस आपको मेन हम चाहते हैं, अगर कहीं बच्चों लैंग्वेज में अगर थोड़ा सा बोलने में अगर कहीं मिसप्रिंट हो जाता है तो उसके लिए सॉरी, कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए बोलने में थोड़ा हो सकता है। बस मेरा मकसद ये होता है बच्चों, बस आपको सीखना चाहिए। हमारा देखिए केवल एक ही उद्देश्य है, जितना साइंस बच्चों को कठिन लगता है, क्योंकि बाहर तो हर बच्चे सीख लेते हैं, गांव के बच्चे बहुत कम, मतलब वो ये सारी चीजें नहीं हो पाता उनका। वीडियो में भी लोग बनाते हैं इधर उधर ताम झाम दुनिया भर की चीजें कर देते हैं, जो रियल होता है कम ही लोग बताते हैं। हम चाहते हैं साइंस से आपको इतना प्रेम करा दें, इतना आसान बना दें, चीजें एकदम सिंपल लगने लगे। ठीक है, चलिए बस यही एक मकसद है बस, कि आपको जो साइंस कठिन लोग बोल देते हैं ना टीचर, नहीं बहुत कठिन है, नहीं पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपके सामने, इसीलिए हम चाहें तो लिख कर भी सब ला सकते हैं, नहीं लाते इसीलिए क्यों, क्योंकि अगर आपके सामने हम बनाएंगे तो आपको लगेगा सर भी मेहनत करते हैं, मेहनत किए हैं, तो हम भी क्या है कुछ सीखें। चीज़ें आप तक जब तक सोचना नहीं शुरू करेंगे ना, तब तक चीज़ें कठिन लगती हैं। और जब आपके अंदर रिकॉल मेथड आ जाएगा ना पढ़ने का, मतलब उसको सोच के पढ़ने के बाद फिर उसको सोचिए, फिर लिखे माइंड पे, जब तक, क्योंकि आपका जो माइंड होता है रबड़ प्लास्टिक होता है, उसी जैसा होता है, मतलब प्लास्टिक नहीं होता, मतलब प्लास्टिक जैसा होता है। जितना आप सोचेंगे ना ये बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तो आपको सोचने समझने की शक्ति आएगी। अभी से जब ये तरीका आप अपना लेंगे ना, तो क्योंकि आगे बच्चों इतनी मोटी मोटी बुक आपको मिलने वाली है, और वहाँ जब रटेंगे कितना रट पाएंगे। तो अभी से जब आप मेरे साथ ये प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो चीज़ें क्या होती जाएंगी, धीरे धीरे आपको हैबिट बन जाएगी। और जब हैबिट बन जाएगी तो आपको फिर पढ़ने में साइंस से बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा और आपको फिर चीज़ें आसान लगने लगेंगी। आगे चलें, तीसरा नंबर, चलिए हेडिंग डालिए। तीसरा नंबर डालेंगे, जब वस्तु कहाँ रखी हो बच्चों, जब वस्तु 2f पर हो, 2f1 पर, जब वस्तु 2f1 पर रखी हो, जब वस्तु 2f1 पर रखी हो। तीसरा कंडीशन, चलिए इसका फिगर बनाएं, देखिएगा। जब वस्तु 2f1 पर रखी हो, ये इसका ये लेंस हो गया। अब देखिएगा ये यहाँ क्या हो जाएगा 2f1, यहाँ क्या हो जाएगा f1, यहाँ क्या हो जाएगा f2, यहाँ क्या हो जाएगा 2f2। ये क्या है बच्चों, ये आपका है प्रकाशिक केंद्र। अब हम क्या बताए हैं सर, आप सर बताए कि जब वस्तु कहाँ रखी हो 2f1 पर, ठीक है।
तो फिर जब वस्तु 2F1 पर रखी हो इसका भी नाम क्या दे देंगे, OO डैश। तो वही क्रिया फिर से हो जाएगा। कितना आसान है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण O डैश से अपवर्तन के पश्चात पुनः फोकस से होकर निकल जाती है तथा दूसरी किरण प्रकाशी केंद्र से होकर जाती है और ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं वहीं उसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा। देखिए सरल है, कठिन तो नहीं है ना। देखिए कितना आसान है, बताइए। किरण आरेख बच्चे कहते हैं इतना कठिन है सर, खींचना ही नहीं आता। क्या इसमें नहीं आता बताइए तो, सीखिए तो सही, सब कुछ आ जाएगा। कुछ कठिन थोड़ी ना होता है, बस आपने इफर्ट नहीं लगाया, आपने कोशिश नहीं किया। अगर आप कोशिश करते जरूर सीख जाते। चलिए तो क्या बताएं हम, जब कोई प्रकाश की किरण, ये इसको हम O डैश भी मान लेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण 2F1 पर रखी होगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, किरण के आगे लिख लेंगे O डैश A, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण O डैश A अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर निकल जाती है, F2 से होकर निकल जाती है तथा दूसरी किरण, नाम दे देंगे ब्रैकेट में आगे O डैश B, दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है और अपवर्तन के पश्चात पुनः वापस उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है। पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं अथवा मिलती हैं, तीनों बात एक ही है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं वहीं उसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा। समझ में आ गया ना, ये हो गया। अब इसकी भी प्रकृति लिख लेते हैं। प्रकृति क्या हो जाएगा देख लेते हैं, यहाँ लिख दें प्रकृति, दिख रहा है ना, ये इसकी प्रकृति हो जाएगा। वास्तविक तो होगा सर, बिल्कुल होगा। और क्या होगा, उल्टा तो होगा, बिल्कुल बच्चों होगा, लेकिन वस्तु से छोटा ना होगा। अब आप कुछ लोग छोटा बोल रहे हैं, नहीं, अब बच्चों वस्तु के बराबर होगा, क्योंकि दोनों तरफ एक ही जगह तो रखा है। यही एक कंडीशन होता है जब वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है ना, दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। आइए तो क्या हो जाएगा, प्रकृति वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। सही है। अब देखिएगा यहाँ पे ये हम लोगों का कंडीशन हो गया, तो लिख लेंगे इसको ना। अब हम लोग अगला चलते हैं, चौथा नंबर। जब वस्तु, इस कलर से लिखते हैं, जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच में हो। अगला नंबर, जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच में रखी हो, F1 के बीच रखी हो, तो क्या हो जाएगा, जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच में रखा होगा। तो आइए इसका भी किरण आरेख बना देते हैं। इस वाले से बनाते हैं, काले कलर से तो अच्छा सा दिखता है। ये देखें, ये अब देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा F1, यहाँ क्या हो जाएगा 2F1, इधर क्या हो जाएगा F2, यहाँ क्या हो जाएगा 2F2। बहुत आसान है, आप भी आसानी से ऐसे ही बनाने की सीखिए। प्रैक्टिस अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, अभी तो हमारे पास टाइम है, अभी आप सीखेंगे सब कुछ, अभी आप कर सकते हैं। अभी अगर आप अभी भी आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा तो डरने की जरूरत नहीं है। सारी वीडियो प्लेलिस्ट में हम बना रहे हैं, सब प्लेलिस्ट बनाते चले जा रहे हैं, आप एकदम अच्छे से देखिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है वीडियो तो आप मेरे मैसेज करिए, सर वीडियो नहीं मिला, सारा वीडियो आपको, वीडियो में जाइए, वहाँ से ऑप्शन आ जाता है, वहाँ लिखिए, ऊपर दिया है वीडियो, प्लेलिस्ट के बगल होम के बगल वीडियो, और वहीं शार्ट के बगल में जहाँ ऊपर है वहीं आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पूरा एकदम डिटेल से पूरी कंप्लीट वीडियो है। सब आप एक एक बार एक एक देखते हुए, नोट्स बनाते हुए आप अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। तो जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच में रखी होगी तो ये क्या होगा, फिर से वही, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात ये फिर से फोकस से चली जाएगी और दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है और ये क्या हो जाएगा, अपवर्तन के पश्चात पुनः क्या होगा, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। जहां ये दोनों काटेंगे वहीं उसका प्रतिबिंब बनेगा 2F2 और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा। समझ में आ रहा है ना। ये देखिएगा, ये 2F2 और इनफाइनाइट के बीच में। तो फिर से एक बार सुनेंगे हमने क्या क्या बोला है। जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच में रखी होगी, जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच में रखी होगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर निकल जाती है तथा दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है
और अपवर्तन के पश्चात पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2f2 तथा इनफाइनाइट के बीच में। तो सर इसकी भी प्रकृति बता दीजिए। बिल्कुल आप इसकी प्रकृति लिख लीजिए। क्या सर वास्तविक होगा? बिल्कुल होगा बच्चों, क्योंकि हमें सच में दिख रहा है। क्या सर उल्टा होगा? उल्टा तो होगा, लेकिन क्या सर वस्तु के बराबर होगा? नहीं, अब यहाँ बराबर बता चुके हैं। जब 2f2 के आगे बनेगा तो बराबर नहीं, अब यह वस्तु से बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे वस्तु से बड़ा। अब देखिए ना, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा हो रहा है, वस्तु से बड़ा। ये प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी चीजें तो सब आप कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलें। ये हो गया कंप्लीट ना, तीसरा कंडीशन। आइए चौथा ये हो गया, अब पांचवा। 3 4 हो गए, पांचवा नंबर चले। देखिएगा, जब वस्तु लिखेंगे अगला, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अब वस्तु F1 पर रखी हो। जब वस्तु F1 पर रखी हो, F1 पर रखी हो तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, जब वस्तु F1 पर रखी होगी तो बच्चों अब ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट पे बनेगा। कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट पे बनेगा। आइए फिर से किरण आरेख बनाते हैं। ये देखिएगा, ये अब देखिएगा यहाँ फिर से क्या बनाएंगे? F1, यहाँ क्या बनाएंगे? 2F1, यहाँ क्या बनाएंगे? F2, यहाँ क्या बनाएंगे? 2F2। सही है। अब जब वस्तु कहाँ रखा होगा? F1 पर रखा होगा, ऐसे। फिर से तो क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर फिर से किरण जाएगी। सेम वही कंडीशन है, सब में वही है। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण जाती है, तब अपवर्तन के पश्चात क्या होगा? अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाएगी। क्या सर दूसरी किरण के बारे में बताइए? बच्चों दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से जाएगी और जाने के बाद ये ऐसे निकल जाएगी। क्या सर एक दूसरे को नहीं काटेंगे? बच्चों काटेंगे, लेकिन पता नहीं कहाँ काटेंगे। तो जब जो चीज़ हमें नहीं पता होता उसको हम लोग इनफाइनाइट मान लेते हैं। यही तो हम लोग पढ़े थे लाइट में ना, वही यहाँ भी है। तो अब ये पता नहीं कहाँ काटेंगे, कहीं ना कहीं तो काटेंगे, लेकिन कहाँ काटेंगे? इनफाइनाइट पे काटेंगे। इसका मतलब ये इमेज कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट पे बनेगा। काटेंगे लेकिन बहुत दूर काटेंगे, हमें नहीं पता है। यही तो हम लोग अभी पढ़े थे पहला कंडीशन। जब हमारी वस्तु अनंत पर होती थी तो बहुत दूर वस्तु होती थी, तो प्रतिबिंब उसका कैसा बनता था? प्रतिबिंब हमारा फोकस पे बनता था। सेम उसी का उल्टा है। अब वस्तु कहाँ रखी है? अब वस्तु तो फोकस पर रख दी गई है, तो प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा? अब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा? अब प्रकृति इसका लिख लेंगे। प्रकृति बच्चों वास्तविक तो होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अनंत तक चीजें हमको दिखती रहती हैं। अब आप पता नहीं कहाँ तक देख लेते हैं, लेकिन अनंत तक ही दिखता है। और उल्टा होगा, बिल्कुल उल्टा होगा। वस्तु से बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा। वस्तु से तो बहुत बड़ा आप लिख सकते हैं, क्योंकि वस्तु तो बहुत छोटी है। और प्रतिबिंब क्या बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि बहुत दूर बनेगा। ये है ना। चलिए फिर से एक बार बोल देते हैं, मेरे साथ लिख लेंगे। जब वस्तु F1 पर रखी होगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर निकल जाती है। दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है तथा अपवर्तन के पश्चात पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वहीं उसका प्रतिबिंब इनफाइनाइट पर बनता है। समझ में आ गया? ये जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आगे चलें, ले लिए स्क्रीनशॉट ना। चलिए आइए आगे चलते हैं। बस थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए हम लोग अगला चलते हैं, लास्ट छठवां नंबर बच्चों। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए हम लोग छठवां चलते हैं। ये जो हिंदी है बोल रहे हैं ना, ये सब लिख लीजिए, आपको बुकों में दिया है। बस हमारा मेन मतलब समझाना है बच्चों। बाकी अगर आप डिटेल में आपको चाहिए अगर नोट्स वगैरह ना, तो फिर भाई मेरे पास आप बोल दीजिए, हम दे देंगे। और ये आप बनाते चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख भी सकते हैं, हम बोल भी रहे हैं। ये ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। चलिए अगला नंबर लास्ट हम लोग चलते हैं। जब वस्तु फोकस तथा लेंस के बीच में रखा होगा। अगला नंबर छठवां नंबर, जब वस्तु फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो। प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी हो, बीच में हो तो क्या हो जाएगा? ये देखिएगा, ठीक है ना। जब वस्तु फोकस तथा लेंस के बीच में हो। आइए इसको बना लेते हैं। ये देखिए, यहाँ आपका F1 है और ये क्या है? ये आपका प्रकाशिक केंद्र है। यहाँ भी क्या हो जाएगा? F1। अब इन दोनों के बीच में रखा होगा। ये देखिएगा, इन दोनों के बीच में रखा।
तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से चलेगा, ये तो हमेशा सर जाता है, यहाँ भी जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर। जाने के बाद ये क्या F2 से F1 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। जब जब ये इसके समांतर जाएगा तो किरण अपवर्तन के पश्चात हमेशा इधर से ही जाएगी। दूसरी किरण सर आप बता चुके हैं, दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है, बिल्कुल जाएगी। और ये जाने के बाद देखिए जा रही है और ये अपवर्तन के पश्चात पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। इसका मतलब सर ये तो कभी नहीं काटेंगे बच्चों, ये अब कभी नहीं काटेंगे, क्योंकि अनंत के बाद तो कुछ होता ही नहीं है सर, फिर कहाँ काटेंगे। अब यही वह कंडीशन है जो बच्चे सबसे ज़्यादा गलत करते हैं, या न्यूमेरिकल में हो और या फिर यहाँ हो, दोनों कंडीशन में बच्चे बहुत गलती करते हैं। लेकिन आपको नहीं करना है, क्योंकि आप सुपर साइंस से पढ़ रहे हैं। अगर आपने भी गलती कर दिया फिर तो मेरा पढ़ाना पूरा खराब हो गया बच्चों। तो आपको ये सब पॉइंट जो आप गलती करते हैं उसे हमें बताना है, ताकि आप गलती न करें। तो फिर सर ये कैसे बनेगा, ये कहाँ मिलेगा, बिल्कुल आइए दिखाते हैं। ये दोनों अब पीछे आप बढ़ाते चले जाएंगे, आप पीछे बढ़ा देंगे ये ऐसे, और बढ़ाइए जब तक एक दूसरे को काटे नहीं। ये काट दिया, इसका मतलब अब ये यहीं बनेगा। जहाँ बच्चों ये एक दूसरे को काटेंगे ना, वहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा, लेंस की ही ओर बनेगा। समझ में आ गया ना, ये होता है। तो अब इसकी प्रकृति क्या, फिर से एक बार सुन लीजिए। जब वस्तु F1 तथा लेंस के बीच में रखा हो या प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा, आप दोनों बोल सकते हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती है तथा दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, अपवर्तन के पश्चात पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। और जब इन दोनों, ये दोनों किरणें आगे तो नहीं काटे, जब इनको हम पीछे बढ़ाते हैं, जब इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाते हैं, तो जिस स्थान पर, जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को काटती हैं, वहीं उसका प्रतिबिंब बनता है। तो फिर सर इसका प्रकृति बता दीजिए, बिल्कुल आप लिख लीजिए। तो इसकी प्रकृति होगी वास्तविक, नहीं, अब वास्तविक नहीं होगा, अब तो बदल गया प्रकृति बच्चों। अब ये कैसा होगा, आभासी। और सर क्या होगा, उल्टा, नहीं बच्चों उल्टा नहीं, अब ये सीधा होगा। और क्या, वस्तु से छोटा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। देखिए वस्तु तो इतनी छोटी है और आपका प्रतिबिंब इतना बड़ा है, मतलब ये वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। आभासी सीधा तथा वस्तु से बहुत बड़ा, आभासी सीधा तथा वस्तु से बहुत बड़ा, ये हो जाएगा इसकी प्रकृति, ये हो जाएगी आभासी सीधा तथा वस्तु से बहुत बड़ा, ये इसकी प्रकृति है। बताइए समझ में आ रहा है ना। ये बच्चों इतना आपका पूरा कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने कितना अच्छे तरीके से देखे, आधे घंटे में सारी 6 कंडीशन को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं अवतल लेंस में, एक दो उसमें ज़्यादा नहीं, बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं है, मेन यही है, बार बार ये पूछे जाते हैं। एक किरण आरेख 4 नंबर में बोर्ड में जरूर मिलेगा, जो आप पेपर दे के आइएगा तो आप जरूर बताएंगे हाँ सर सच में एक आया था। और बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनका कंसेप्ट क्लियर होगा, सारे लोग नहीं बना पाते हैं, बस सोचते हैं वो थ्योरी लिख लेंगे, कुछ ऐसे कर लेंगे, पास हो जाएंगे। आपको पास नहीं, मेरे बच्चों को तो टॉप करना है, 95 से प्लस नंबर आपको साइंस में लाना है। मज़ा तो तभी आएगा जब आपके साथ मेरा भी नाम जुड़ा होगा, उसी दिन का इंतजार है आपको भी, आपसे ज़्यादा हमें। आपको तो खुशी होगी, घर वालों को खुशी होगी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा खुशी हमें होगी, क्योंकि आपकी मेहनत के पीछे मेरी भी थोड़ी सी मेहनत है। अगर हम रात के 1 बजे 12 बजे टाइम नहीं देखते हैं, अगर हम वीडियो बना सकते हैं, तो बच्चों आप भी थोड़ा सा अपने लिए तो मेहनत कर ही सकते हैं, अपने घर वालों के लिए जिनकी बहुत सारी उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। तो ये खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं अवतल लेंस। क्या है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम खत्म। अब हम लोग चलते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम। चलिए, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम में पहला नंबर आप लिखेंगे। इसमें ज़्यादा कंडीशन है, बस इसमें एक आंख हम बता देंगे, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बताएंगे। देखिए, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम देख लीजिएगा। इसमें एक कंडीशन समझा देते हैं, बाकी आप समझ जाएंगे, इसमें ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। देखिए, ये अवतल लेंस है, यहाँ भी बच्चों यही प्रकाशिक केंद्र होगा, ये मुख्य अक्ष है, ये आपका प्रकाशिक केंद्र है। ठीक है, अब देखिएगा, अब आपकी ये क्या हो जाएगा, F1 F2 सब चीज़ें सेम होगा। यहाँ पर भी ये आपका F है और उधर भी आपका क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। अब आपका वस्तु मान लीजिए इनफाइनाइट और इसके बीच में रखा है, कहाँ, कहीं भी आप रख सकते हैं यार, ये तो मार्कर चेंज कर लेते हैं, ये देखिएगा। अब देखिए ये है, तो क्या होगा, अब इसके समांतर ये किरण जाएगी, लेकिन
यहाँ जाने के बाद ये बोलेगा कहाँ, अब तो हम अवतल लेंस हैं, उत्तल नहीं है कि तुमको कन्वर्ज कर देंगे, अब हम तुम्हें डाइवर्ज करने वाले हैं। इसका मतलब ये यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि अवतल लेंस है, बता चुके हैं, अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति में। अभिसारी मतलब कन्वर्ज कर देता है, अपसारी मतलब उसको फैला देता है। तो अवतल लेंस का गुण ही यही होता है, किरणों को डाइवर्ज करना, किरणों को फैला देना। तो फैला देगा, बोलेगा कोई बात नहीं। दूसरी किरण क्या होगा? दूसरी किरण ये ऐसे निकल जाएगी। एक मिनट, दूसरी किरण क्या होगा? ये निकल, लेकिन आप समझिए, जब दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जाएगी तो सर क्या इसको भी फैला देगा? बच्चों ये तो अपने आप में ही फैली है, ये ऐसी, इसका तो गुण ही होता है कि जो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, जाने के बाद पुनः क्या होगा? वो लौट जाएगी। लेकिन हमें क्या होगा? ये हमें आभास होगा। आइए अब देखिएगा, ये किरण क्या होगा? जहाँ पे मिलेंगे, ये इसको हम आगे बढ़ा देंगे, ये ऐसे। अब हम ज़्यादा बढ़ा देंगे, ये दोनों जहाँ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं, वहीं इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आ रहा है ना? ये इसको जल्दी चित्र बनाइए, फिर इसी में हम लोग लिख लेते हैं। ये देखिएगा तो कहाँ बनेगा? F और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनेगा। ठीक है, चलिए आगे चले ना। ये हो गया आपका। देखें अब इसमें कैसे लिखेंगे सर, देख लीजिए। जब कोई वस्तु अनंत तथा F के बीच में रखी हो तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात ये ऐसे मुख्य फोकस से होती हुई आती हुई प्रतीत होती है। इसमें जाती है नहीं, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, तथा दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, अपवर्तन के पश्चात पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं। ये दोनों जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं वहीं उसका प्रतिबिंब फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनेगा। समझ में आ गया ना? और इसके कैसा बनेगा? इसका उसका सेम अपोजिट बन जाएगा। इसकी स्थिति कैसा होगा? आभासी, आभासी, सीधा, सीधा तथा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा। क्यों छोटा बनेगा? देखने में पता चल रहा है, इतनी बड़ी, इतना छोटा सा, छोटा बनेगा। देखिए ये इसकी प्रकृति हो गई। बस बच्चों इसमें इतना ही लिखना है। अब हम लोग, ये खत्म हो गया हमारा किरण आरेख, पूरा खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हम लोग इसको बना लीजिए जल्दी से। अब फिर हम लोग चलेंगे अपना अगला टॉपिक, ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। ठीक है, चलिए हो गया कंप्लीट ना। चलिए आगे चलते हैं। निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी, ये अगर आप अच्छे समझ लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। किसमें? बताइए बताइए, आपको न्यूमेरिकल में, सवाल में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो हेडिंग डालेंगे निर्देशांक, निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। सही है, निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। तो इसमें आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। चलिए इसका भी फिगर एक बना देते हैं, अच्छा सा आपके सामने, गोला सा, सुंदर सा। ये देखिएगा, ये है। फिर सब कुछ ये थोड़ा सा डार्क नहीं चल रहा है, ये इसको ले लेते हैं। देखिए ये यहाँ से इसको हाईलाइट करते हैं ताकि अच्छे से दिखे आपको। ये है, यहाँ क्या हो जाएगा? F1, यहाँ क्या हो जाएगा? 2F1। ये बीच में बच्चों क्या रहता है? ये है आपका प्रकाशिक केंद्र। यहाँ क्या हो जाएगा? F2, यहाँ क्या हो जाएगा? 2F2। ठीक है ना? ये देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अगर आप समझ गए तो न्यूमेरिकल में कुछ नहीं रखा, सारा कंसेप्ट यहीं से हम क्लियर करा देंगे। देखिएगा अब हम बोल रहे हैं निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। अब देखिए जो भी किरणें आप डालेंगे, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? जो भी किरण आएगी बच्चों हमेशा इधर से ही आती थी, ऐसे आती थी, ऐसे चली जाती थी, यही तो होता था। इसका मतलब पहला पॉइंट होगा कि इस पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। पहला पॉइंट नोट करेंगे, मेरे साथ लिखेंगे, जल्दी से लिखिएगा। इस पर या लेंस पर, पहला पॉइंट लिखेंगे, काले से लिखते हैं ताकि आपको दिखे। लेंस पर, पहला पॉइंट, लेंस पर प्रकाश किरणें, लेंस पर प्रकाश किरणें सदैव, सदैव बाईं ओर से, बता दिए ना क्यों बाईं ओर से? सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं, सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। ये सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं।
और देखिएगा अब सारी दूरियां कहाँ से लेंगे सर, अभी हम लोग ये परिभाषा देखे थे कि सारी दूरियां जैसे उसमें दर्पण में क्या मुख्य अक्ष से होता था, यहाँ क्या है, यहाँ प्रकाशिक केंद्र है। तो सारी दूरियां आप कहाँ से लेंगे, प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र के द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी बोलते हैं। और मतलब जो भी परिभाषा लेते हैं, जो भी सब कुछ हम डिफिनीशन की बात करते हैं बच्चों, सब प्रकाशिक केंद्र से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र से। जो भी किरण आरेख बना रहे थे, इसी को हम मेन पॉइंट मान के बना रहे थे, यहीं से सब कुछ हम देख रहे थे, इतना दूर इतना दूर इतना, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट समस्त दूरियां, दूसरा पॉइंट समस्त दूरियां लेंस के, समस्त दूरियां, दूरियां के स्पेलिंग ये क्या होगा, मात्रा छोटी होगा क्या, समस्त दूरियां लेंस के, समस्त दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र, लेंस के प्रकाशिक केंद्र के मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र के मुख्य अक्ष के साथ साथ, मुख्य अक्ष के साथ साथ नापी जाती हैं, नापी जाती हैं, ये हो जाएगा। समस्त दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र के मुख्य अक्ष के साथ साथ क्या होती हैं, नापी जाती हैं, ये हो गया तीसरा कंडीशन। अब देखिए वे दूरियां जो आपतित किरण की दिशा में, कहेंगे सर आपतित किरण की दिशा कौन होती है, अरे बच्चों पढ़ तो चुके हैं, प्रकाश किरण इधर से डाली जाती थी तो आपतित किरण की दिशा यही तो होगी, ये ऐसे जो चलेगी आपतित किरण की दिशा, और जो इसके विपरीत चलेगी आपतित किरण की विपरीत दिशा। तो जो इधर होगा ये लिख लेंगे यहाँ पे आपतित किरण की दिशा, आपतित किरण की दिशा। दिख रहा है यार, न दिख रहा हो तो उधर लिख दें, दिख रहा है, दिख रहा है, आपतित किरण की दिशा दिख रहा है, कोई बात नहीं। आपतित बच्चों देखना पड़ता है ना, अकेले ही होते हैं और तो कोई है नहीं, अपने से देखना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। ये आपतित किरण की दिशा, और ये क्या हो जाएगा, आपतित किरण की विपरीत दिशा। ऊपर लिख दें, आपको दिख रहा होगा, चलिए यहीं लिख देते हैं आपतित, आपतित। बच्चों हिंदी इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते ना इंग्लिश बन गया है। आपतित किरण की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, ये आपतित किरण की विपरीत दिशा, ये आपतित किरण की दिशा, ये विपरीत दिशा। तो आप लिखेंगे आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं और विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। समझ गए ना, जो भी इसके इधर प्रतिबिंब बनेगा, जो इसके इधर मतलब जो भी इसके दाएं साइड में होगा वो हमारा धनात्मक होगा, और जो भी इसके लेफ्ट में होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। बात समझ रहे हैं ना, ये सारी चीजें हैं। तो चलिए यहाँ लिख लेंगे, तो आप वे दूरियां जो आपतित किरण की दिशा में नापी जाती हैं वो धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। तो आपतित किरण की दिशा में नापी जाती हैं वो धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, और जो उसके विपरीत दिशा में नापी जाती हैं वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। चलिए लिख लेंगे वे दूरियां, तीसरा पॉइंट, वे दूरियां, ये नहीं दिख रहा है क्या, ये काला से ही लिख देते हैं, वे दूरियां जो आपतित किरण की, आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में नापी जाती हैं, नापी जाती हैं, दिशा में नापी जाती हैं, आपतित किरण की दिशा में नापी जाती हैं, धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, धनात्मक चिन्ह के साथ, नीचे लिख देते हैं आप, ली जाती हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं ली जाती हैं, ली जाती हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे चौथा नंबर, वे दूरियां, सब कुछ सेम रहेगा, वे दूरियां जो आपतित किरण की, जो आपतित किरण की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में मापी जाती हैं, नापी या मापी एक ही बात है यार, मापी जाती हैं ऋणात्मक चिन्ह के साथ, ऋणात्मक चिन्ह के साथ,
आपतित किरण की वे दूरियां जो आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी जाती हैं ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। विपरीत दिशा में नापी जाएंगी और ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी, और जो आपतित किरण की दिशा में नापी जाएंगी धनात्मक। बस इतना ही है, यही था चिन्ह परिपाटी और कुछ भी नहीं है। ये आप समझ लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इस पर थोड़ा सा और समझते हैं। अभी कुछ प्रतिबिंब की लंबाई है, वस्तु की लंबाई है, हम लोग सारा कुछ एकदम डिटेल से समझते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग उत्तल अवतल में संबंध कर लेंगे, फिर रेखीय आवर्धन पढ़ लेंगे, फिर हम लोगों का चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यही इतना था, फिर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है ना। चलिए अब न्यूमेरिकल जानते हैं, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट बता देते हैं। न्यूमेरिकल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन पूरा चैप्टर को कंप्लीट ही कर देंगे। चलिए इसको नोट कर लिए ना, हम लोग आगे चलते हैं। चलिए इसको रफ करते हैं। ये आप अभी इसको नहीं रफ कर रहे हैं, बस इतना रफ कर रहे हैं। लेंस में प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं, इधर से, और समस्त दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र के मुख्य अक्ष से नापी जाती हैं, और वे दूरियां जो आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी जाती हैं, मतलब आपतित किरण की दिशा में नापी जाती हैं धनात्मक चिन्ह के साथ, और जो इसके विपरीत दिशा में नापी जाती हैं ऋणात्मक चिन्ह के साथ। इतना ही था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया ना, ले लीजिए। चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सर इनका संबंध तो बताइए, कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, जो महत्वपूर्ण है उसको तो आप नहीं बता रहे हैं। बिल्कुल बताएंगे बच्चों। ये इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका ऋणात्मक, इधर क्या हो जाएगा ऋणात्मक, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा धनात्मक। ये तो हम ऊपर भी बता चुके हैं। चलिए ये ऋणात्मक और ये धनात्मक। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद देखिएगा, अब हम लोग बात करेंगे, एक सारणी आप बनाएंगे, उत्तल लेंस सारणी आप बनाएंगे मेरे साथ, और यहाँ क्या हो जाएगा अवतल लेंस, अवतल लेंस। ये अब उत्तल लेंस में एक चीज़ और आप लिखेंगे, u का मान यहाँ लिखेंगे, v का मान यहाँ लिखेंगे, f का, पहले f लिख लेते हैं तब v, u लिखेंगे, f लिखेंगे और v लिखेंगे। देखिएगा अब इसके बाद उत्तल में क्या होता है, u का मान क्या होगा निगेटिव, क्या हो जाएगा निगेटिव। अभी पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमेशा इधर ही बनता है, इधर ही बनता है हमेशा। उत्तल में सब क्या बनता है, वस्तु यहाँ। और इसके बाद अवतल में, अवतल में क्या होगा, ये भी बच्चों निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वस्तु तो हमेशा यही रखी रहती थी, वस्तु तो हमेशा इधर ही रखी रहेगी, या फिर उत्तल हो या फिर अवतल हो, वस्तु तो यही ही रखी रहती थी, इसलिए ये तो हमेशा दोनों में ही निगेटिव होंगे। बात करेंगे एफ का, तो उत्तल में फोकस कहाँ था, इधर से ही तो वस्तु जा रही ही, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये फोकस वस्तु क्या उत्तल में इधर जा रहा था ना, तो बच्चों उत्तल में जब इधर जा रहा है तो क्या बता चुके हैं, आपतित किरण की दिशा में जा रहा है। तो जब आपतित किरण की दिशा में जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, तब तो सर धनात्मक हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल। लेकिन अवतल में तो फोकस भी इधर था, और आपका ये वस्तु भी इधर था, और प्रतिबिंब भी इधर था, तो इसका मतलब सर अवतल में सब ऋणात्मक हो जाएंगे क्या। देखते हैं, ये क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। और देखिएगा v का मान बच्चों क्या हो जाएगा, उत्तल में दो कंडीशन थी, जैसे हम लोग दर्पण में पढ़े थे, अवतल दर्पण वाले में क्या कंडीशन, जब ये हमारा नेगेटिव होगा, जब निगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा वास्तविक होगा। क्या होगा बच्चों, वास्तविक। 5 कंडीशन के लिए तो निगेटिव होगा, लेकिन जो लास्ट में पढ़े थे कौन सा, जब वस्तु F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा हो, तब तो राइट साइड नहीं बन रहा था ना, तब इधर ही बन रहा था। उस एक कंडीशन के लिए ये आपको कोई नहीं बताएगा, हर टीचर यही रटा देता है कि लिख लो उत्तल अवतल में सब ऋणात्मक, और उत्तल में क्या हो जाएगा, उत्तल में केवल बस एक ऋणात्मक 2 धनात्मक। नहीं बच्चों, आप गलत कर देंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट हम रटाने वाला नहीं काम करने वाले हैं। सब कुछ हम लोग बिल्कुल प्रूफ के साथ सिखा रहे हैं, सब आपके सामने सब सारी चीजें इसीलिए बता रहे हैं। ये यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा कब, जब हमारा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी। जब आभासी बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आभासी बनेगा पॉजिटिव, और नेगेटिव होगा तो क्या बनेगा वास्तविक। तो सर अवतल में ये भी बच्चों क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव। अवतल में सारा कुछ क्या होता है, निगेटिव। u का मान भी निगेटिव, f का मान भी निगेटिव, v का मान भी निगेटिव। सर ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, जब अभी अवतल बनाए थे सब इधर ही तो बन रहा था, क्या कोई उधर बना था, क्या नहीं बना था। तो जब इधर बन रहा था तो आपतित किरण की विपरीत दिशा में बन रहा था ना। तो अभी क्या बताए हैं, प्रकाश आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक ली जाती हैं, लेकिन आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां
धनात्मक ऋणात्मक ली जाती हैं। तो सब अवतल में सब विपरीत ही तो नापी गई थी, सब यही वस्तु था, यही फोकस था, यही प्रतिबिंब था, तो तीनों निगेटिव हो गए। लेकिन उत्तल में क्या हुआ, उत्तल में u का मान तो निगेटिव, क्योंकि उत्तल में वस्तु तो हमेशा यहीं रखी जाती थी, दर्पण मतलब लेंस के इधर ही रखी जाती थी। लेकिन बच्चों इसका फोकस और प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता था, इसके दाहिने बनता था। तो जो चीजें इसके आपतित किरण की दिशा में मतलब इसके राइट साइड बनेगा, वो क्या होंगे, वो धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये भी धनात्मक और ये भी, लेकिन जब वास्तविक होगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। चलिए इतना आप ध्यान रख लेंगे, ठीक है। ये उल्टा कर दिए क्या, हाँ यार ये तो दर्पण वाला बता दिए, ये यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव, ये हो जाएगा। वास्तविक में पॉजिटिव होता है और इसमें क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, क्योंकि वास्तविक में हमेशा इधर बनता है, लेकिन आभासी वाले में क्या बनता है, इधर एक ठो कंडीशन बनता है, ये है। थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, हो जाती है बच्चों कभी कभी, कोई बात नहीं, बता तो दिए, ये इसी में बता दिए, ये नहीं तो अभी पता चला हो जाता तो वीडियो में बच्चे कहते कि सर आप तो गलत बता दिए। हो जाता है कभी कभी, ये अब सही है बिल्कुल इस, क्योंकि आभासी में ना इधर बनता था, इधर दोनों पॉजिटिव, और जब ये वास्तविक में आभासी में एक ठो अंतिम वाला इधर बनेगा तो आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव। मतलब कुल मिला के आपके ये बहुत कम देता है, मतलब ये समझना है सेम दर्पण जैसा ही है, जैसा दर्पण में था तीनों निगेटिव अवतल दर्पण में, यहाँ भी तीनों निगेटिव अवतल लेंस में। उत्तल दर्पण में भी u का मान निगेटिव, बाकी दोनों धनात्मक, यहाँ भी है निगेटिव, बाकी दोनों धनात्मक। लगभग ये रेयर केस में आता है, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। यही आ गया तो क्या करेंगे, तो फिर पूरा टारगेट जो मेरा 95+ नहीं हो पाएगा, इसलिए कुछ छोड़ने वाले नहीं हैं ना तो रटाने वाले हैं, सब विथ कंसेप्ट अच्छे से एकदम क्लियर होना चाहिए। चलें आगे चलते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं वस्तु और प्रतिबिंब की बात करते हैं, ये आप समझ गए। अब हम लोग रेखीय आवर्धन, आपके चैप्टर में थोड़ा सा बच्चों इस साल सिलेबस में कट गया है रेखीय आवर्धन लेंस का और क्षमता, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि हम लोग कुछ छोड़ेंगे नहीं। ये वस्तु रखा गया है और इसका प्रतिबिंब कहीं बना दीजिए, प्रतिबिंब हम लोग इधर बना देते हैं। तो देखिए अब ये वस्तु रखा गया है तो इधर क्या होगा, वस्तु आपका धनात्मक हो जाएगा, इसका मान हम क्या बोलेंगे, ओ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वस्तु को ओ बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। ये वस्तु हो जाएगा और ये प्रतिबिंब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ओ हमेशा कैसा होगा, जो भी मुख्य अक्ष के ऊपर जो दूरियां मापी जाती हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर जो दूरियां मापी जाती हैं, ये बच्चों धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। कैसा ली जाती हैं, धनात्मक। और जो मुख्य अक्ष के नीचे मापी जाती हैं दूरियां, वो कैसी ली जाती हैं, ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर हम लोग इसमें। अब हम लोग सारी चीज़ों को लिख लेंगे, किसे क्या बोलते हैं, लिख लें। तो बच्चों v क्या हो जाता है, v लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, क्या हो जाएगा, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, इसे क्या बोलेंगे, v। फिर सर u को क्या बोलते हैं, वही चीज़ है जहाँ दर्पण लिखते थे यहाँ लेंस लिख देंगे, लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी। फिर हम लोग f क्या बोलेंगे, f हो जाएगा लेंस से फोकस की दूरी, लेंस से फोकस की दूरी, ये हो जाएगा। तो सर आपने आई और ओ भी बताया है बच्चों, आई होता है प्रतिबिंब की लंबाई, क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, क्योंकि प्रतिबिंब है ना, इतनी लंबी प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की लंबाई, सॉरी यार एक मिनट, प्रतिबिंब की लंबाई। तो सर ओ क्या होता है, ओ बच्चों होता है वस्तु की लंबाई, क्या होता है, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। आई प्रतिबिंब की लंबाई और ओ क्या होता है, वस्तु की लंबाई। ये देखिए सारी चीज़ें हो गया, आई और ओ, क्लियर हो गया सब कुछ ना। तो बच्चों ये सारा चीज़ आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है, आई प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, ठीक है ना। आई जब उल्टा होगा, यहाँ लिख लेंगे, आई जब उल्टा होगा तो क्या होगा, निगेटिव साइन, और आई जब क्या होगा, सीधा होगा बच्चों, तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव साइन, ये हो जाएगा। दिख रहा है, देख लीजिएगा एक बार, दिख रहा है नीचे तक ना, हाँ सही है, दिख रहा है। चलिए ये आई जब उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव, और यही आई जब सीधा हो जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है। ये चीज़ें हैं, ये पूरा कंसेप्ट हम लोगों का क्लियर हो गया यहाँ तक। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस के लिए सूत्र पढ़ लेते हैं। तो लेंस का सूत्र यहाँ देख लेंगे, इधर आप नोट कर लेंगे, लेंस सूत्र। तो क्या होता है बच्चों, लेंस का सूत्र 1/f = 1/v
माइनस 1/u। ये सर यहाँ तो माइनस लग गया। जी हाँ बच्चों, यही तो अंतर है। 1/m बराबर, उसमें तो आगे पीछे कुछ भी कर सकते थे, दर्पण में कक्षा 10 कितना आसान है। सोचिए एक फार्मूले से, बच्चे बोलते हैं सर कक्षा 10 का फार्मूला बता दीजिए। बच्चों फार्मूला इसमें ज़्यादा है ही नहीं, 9 जैसा फार्मूला नहीं है। अब 11 में आपको फार्मूला ही फार्मूला मिलेगा। कक्षा 10 तो बहुत आसान है, इसमें सब चीज़ें कंसेप्चुअल हैं और सब चीज़ें बहुत एकदम अच्छे से आपको गहन अध्ययन वाली चीज़ें हैं। बहुत मतलब अच्छा सिलेबस बनाया गया है, क्योंकि बोर्ड पेपर है, फर्स्ट बार आप बोर्ड देने जाते हैं, इसीलिए इस चीज़ को बहुत अच्छे से बताया गया है। इसमें ज़्यादा फार्मूला बहुत मिनिमम है, एक फार्मूले से पूरे चैप्टर का न्यूमेरिकल सोचे लग जाता है। अब इसमें क्या फार्मूला बताएं, 2 ही तो हैं, केवल एक फार्मूला ये, एक अभी आवर्धन का पढ़ेंगे। अब बताइए क्या फार्मूला इसी पे, लेकिन सीखना बहुत कुछ है, देख रहे हैं ना, सीखना बहुत कुछ है, कंसेप्ट बहुत सारी चीज़ें हैं, गलतियाँ यही होती है। ये जितना बोर्ड पर लिखा है ना बहुत महत्वपूर्ण है, सब कुछ एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये 1/m बराबर 1/v माइनस 1/u, ये लेंस का सूत्र है। दर्पण का यहाँ प्लस हो जाता था, बस प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमेशा पहले v ही होगा तब -1/u। ये भी बच्चे गलती करते हैं, पहले u कर देते हैं तब भी। नहीं, आपको नहीं करना, हम बताएंगे ना कहाँ गलती करते हैं। 1/m बराबर 1/v माइनस 1/u। f क्या है, f है क्या है, f है लेंस से फोकस की दूरी, v क्या है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है लेंस से वस्तु की दूरी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलें, अब ये हो गया। अब हम लोग बच्चों चलते हैं रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, फिर हम लोग क्षमता पढ़ लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा खत्म। बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 5 मिनट का और है बस, इसके बाद ये सब खत्म हो जाएगा। चलिए, अब आप उबे तो नहीं है ना, थोड़ा वीडियो बड़ी हो जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आज इसे खत्म करना था, इसलिए हम सोचे पूरा ही एकदम इसको निपटा ही देते हैं। अब देखिए बच्चों क्या होता है, अब हम बात करेंगे रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। चलिए हेडिंग डाल लेंगे रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, ये लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या होता है सर रेखीय आवर्धन, लेंस द्वारा बने किसी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, देखिए लेंस द्वारा बने, ये लेंस हो गया, लेंस द्वारा बने। अब हम क्या बताए थे, ये वस्तु रखी होती है और ये क्या होता है नीचे प्रतिबिंब, वस्तु ओ डैश और प्रतिबिंब क्या होता है आई डैश। तो लेंस द्वारा बने किसी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन। समझ में आ गया ना, वस्तु द्वारा बने किसी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। चलिए लिख लेंगे, लेंस द्वारा बने, लेंस द्वारा बने, लिख लेंगे लेंस द्वारा बने किसी प्रतिबिंब की लंबाई, किसी प्रतिबिंब की लंबाई तथा 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 वस्तु की लंबाई, तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये कट चुका है बच्चों, फिर भी हम पढ़ रहे हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, क्योंकि हमें कुछ छोड़ना नहीं है। 10 में कट गया, आगे तो नहीं कटा है ना, आगे फिर मिलेगा 12 में, तो इससे अच्छा अभी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो आगे आसान होगा। लेंस द्वारा बने किसी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के क्या कहते हैं, आवर्धन। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, मैग्निफिकेशन, इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, यम से प्रदर्शित करते हैं। तो सर फार्मूला क्या हो जाएगा, यम मतलब रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, बटे वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई सर अभी आपने क्या बताया बच्चों, अभी हमने आई बताया, वस्तु की लंबाई ओ बताए, तो यम बराबर क्या हो जाएगा, I/O। सही है ना। तो अब अगर पूरा बात करेंगे तो यम बराबर V/U बराबर क्या हो जाएगा, I/O। यहाँ ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ माइनस नहीं होगा, क्या नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, यहाँ क्या होता है, प्लस हो जाता है, क्योंकि प्रतिबिंब जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव निगेटिव तो मिलकर क्या पॉजिटिव बन जाते हैं, तो यहाँ दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ निगेटिव नहीं लगता है। हम लोग जब उसमें पढ़े थे दर्पण में, वहाँ -V/U होता था, यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। पॉइंट सब ध्यान रखना, जहाँ आप गलती करते हैं हम जरूर आपको बताएंगे, गलती नहीं करने देंगे, लेकिन अब आप जान के ही कर देंगे तो आपकी बात है। चलिए इसको नोट कर लेंगे सारी चीज़ें, V/U। और यहाँ पे यम का कोई मात्रक नहीं होता है, तो सब पता ही है, क्योंकि ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर मीटर मीटर कट जाता है तो मात्रक नहीं होता, लिखेंगे यहाँ यम का कोई मात्रक नहीं होता है,
यम का कोई मात्रक नहीं होता, मात्रक नहीं होता, यम मात्रकहीन राशि है, ठीक है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए अब ये बच्चों हो गया। अब हम लोग एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, ये इतना समझ गए होंगे आप, हम लोग पढ़ लेते हैं लेंस की क्षमता। ये फार्मूला नोट करेंगे, दो ही फार्मूला है बस, एक ये वाला जो कि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता लेंस में, और जब जब आवर्धन की बात करेगा, मतलब जब हमारा आभासी वास्तविक, तब वहाँ माइनस हो जाएगा। जैसे बोलेगा 2 गुना 3 गुना, ये लोग न्यूमेरिकल में देखेंगे, तो जब 2 गुना आभासी बोलेगा तो प्लस और 2 गुना वास्तविक बोलेगा तो माइनस, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं होगा, लेंस में, दर्पण में होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्षमता। एक चीज और बचा है बस, मात्र पावर। पावर क्या होता है बताइएगा? किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है, ठीक है। किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। जैसे P बराबर 1/f, ये हमारा जब मीटर में होगा, किस में होगा? मीटर में। लेकिन जब यही सेंटीमीटर में हो जाएगा तो क्या कर देंगे? 100/f, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये बच्चों क्षमता का सूत्र है। ये P बराबर किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम मतलब उल्टा, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। P बराबर, इसे P से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसे पावर बोलते हैं। P बराबर 1/f, मीटर में होगा, ध्यान रखिएगा। अभी मानव नेत्र में अगला चैप्टर पढ़ेंगे, वहां इसका यूज है। इस चैप्टर में तो पढ़ गया है, लेकिन सोचिए उस चैप्टर में दे दिया है तो अभी ना पढ़ लें, क्या दिक्कत है? P बराबर 100/f, ये क्या हो जाएगा? जब सेंटीमीटर में f की वैल्यू जब सेंटीमीटर में होगा तो 100/f, जब P की वैल्यू ये अगर मीटर में होगा तो 1/f। ये हम लोग इसको पढ़ लेंगे। अब देखिए इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? इसका मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। ये क्षमता का मात्रक होता है, डायोप्टर। सही है। यही बच्चों चीजें था, सारी चीजें क्या हो गई? खत्म हो गई। अब हम लोगों ने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब बच्चों केवल इसमें न्यूमेरिकल बचा हुआ है। क्या बचा है? न्यूमेरिकल। अब ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए आज इतना ही करते हैं। उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ होगा। बच्चों 2 वीडियो में हमने पूरे चैप्टर को, लेंस को पूरा एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से, इससे अच्छा आपको शायद ही पढ़ाने वाले तो बहुत मिलेंगे, बहुत अच्छा, लेकिन आपको एक मतलब एक जगह और पूरे एक सिस्टमेटिक वे में बिना कुछ छोड़ते हुए पूरे कंसेप्ट के साथ कहीं कहीं आपको मिलेगा। तो आप पूरी ईमानदारी से, आपके लिए मेहनत की जा रही है। रात के 1:30 बज रहे हैं, तो आप सोचिए कितना मेहनत किया जा रहा है। तो आप सोचिए अभी खाना भी नहीं खाए हैं, अब यहाँ से पढ़ाने के बाद फिर क्या करेंगे? अभी खाना रखा हुआ है, इसके बाद खाएंगे, फिर इसके बाद वीडियो को अपलोड करेंगे, फिर इसके बाद एडिट करेंगे, थंबनेल बनाएंगे, तब जाके अपलोड करने के बाद तब जाके सोते हैं 2-3 बजे, फिर सुबह में क्लास रहती है। तो सोचिए क्यों? आप ही के लिए तो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत आपसे बहुत उम्मीदें नहीं है, लेकिन बस आप अपने लिए पढ़ेंगे, घर वालों के लिए पढ़ेंगे। उसमें अगर आप इतना करते हैं, समझ लीजिए मेरे लिए भी आप थोड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये आप मेहनत करिए ईमानदारी से, वीडियो आप देखिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है बच्चों, अगर आपको लगता है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं सच में, तो आप थोड़ा बहुत क्या करेंगे? आप सपोर्ट करेंगे और क्या करेंगे? आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक आप शेयर करिए। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। अगर आपके लिए कोई अगर कुछ कर रहा है तो आप भी उसके लिए थोड़ा सा जरूर किया करिए। कोई भी हो, हम हो या कोई भी हो, तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे बच्चों, और एकदम ईमानदारी से पढ़ते रहेंगे, और बाकी सिस्टम सब सही चल रहा है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आगे अच्छा।